हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम अपना इंग्लिश ग्रामर में कोर्स स्टार्ट करते हैं। मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे पता नहीं कैसी कैसी थंबनेल लगा देते हैं कि वुड हैव में डिफरेंस देखिए, फलाने में कैसे यूज़ करें, कब यूज़ करें। देखो, मेरा भी 10-12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और एक सक्सेसफुल टीचर तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि कुछ बड़ा अचीव नहीं किया, परंतु हाँ, एक लेक्चरर पोस्ट ज़रूर है मेरे पास। बस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी चीज़ को सीखना है तो बिल्कुल ज़ीरो से उसको स्टार्ट करिए, बिल्कुल ज़ीरो से। क्योंकि अगर आप किसी मकान पे सीधी छत देने की कोशिश करोगे तो शायद आप मकान बना ही नहीं पाओगे। आपको पहले उसकी नींव बनानी पड़ेगी, नींव की ईंट रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका मकान मेरे हिसाब से खड़ा होगा। अगर आप सीधी छत बनाने की या सेकंड स्टोरी बनाने की कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब से वो बिल्डिंग स्टार्ट ही नहीं होगी, बनने की तो दूसरी की बात है। तो कुछ सीखना है तो बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको सीखिए पहले, और उसके बाद आपको मेरे हिसाब से ताजमहल जैसी बिल्डिंग भी मिल सकती है। ठीक है, अगर वैसे बनाओगे तो। बीच से स्टार्ट करोगे तो भैया कुछ नहीं आता। एक दो टर्म्स आपने सीख ली, कहीं पे उनको यूज़ करोगे, गलती करोगे, एम्बेरसमेंट होगी। ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से सीखिए। तभी और ज़्यादा सरमन की मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि लैंग्वेज क्या चीज़ होती है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज एसेट, यहाँ पे ए आना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। ऑफ साइंस, साइन का मतलब कोई भी साइन हो सकता है। आप रोड पे चलते हो, बहुत सारे साइन आपको ऐसे मिलते हैं, वो भी तो आपको कुछ बता ही रहे होंगे। इस साइन का भी कोई मीनिंग होगा, इसका भी कोई मीनिंग है, इसका भी कोई मीनिंग है, इसका भी कोई मीनिंग है। तो साइंस का और सिंबल्स, सिंबल क्या हुए? आपके लेटर्स। ठीक है। लैंग्वेज इनका क्या है कि सेट है, जो फैसिलिटेट करता है, उपलब्ध कराता है, क्या आसान बनाता है, क्या करने का? कम्युनिकेशन करने का। एक डेफिनेशन ये है, लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। अगर आप एक लिटरेरी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये लैंग्वेज की ठीक ठाक डेफिनेशन बन जाती है। आप देखिए ग्रामर क्या है। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर क्या है? एक सेट है रूल्स का, नियमों का, गवर्न करता है। गवर्न का मतलब समझते हो ना? व्यवस्थित करता है किसको? लैंग्वेज को। लैंग्वेज को व्यवस्थित कौन चीज़ करती है? ग्रामर। बगैर ग्रामर के लैंग्वेज एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। चाहे किसी भी लैंग्वेज को उठा लो वर्ल्ड में, बगैर ग्रामर के, बगैर स्ट्रक्चर्स के, बगैर रूल्स के वो एग्जिस्ट करेगी नहीं, वो इनकम्प्रीहेंसिबल हो जाएगी। ठीक है। अब वही यूनिट्स की बात आ गई कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले या बिल्डिंग बनाने से पहले हम ईंटों को तो देख लें कि ईंटें हमारी खारे पानी में बनाई गई हैं या मीठे पानी में बनाई गई हैं। क्योंकि अगर ईंटों की क्वालिटी नहीं जानते तो मेरे हिसाब से आपकी बिल्डिंग 1 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। ठीक है। तो आइए यूनिट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेटर्स, ए टू जेड एंड ए टू जेड। आपको पता होगा इनको कैपिटल्स भी बोलते हैं और इनको स्मॉल लेटर्स भी बोलते हैं, या इनको हम अपर केस भी बोल देते हैं, या इनको हम लोअर केस भी बोल देते हैं। बोल देते नहीं बोल देते? बोल देते मेरे हिसाब से। टोटल कितने होते हैं ये? 26।
जिसको कि हम अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। अल्फ़ाबेट क्या है? 26 लेटर का सेट है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि ये क्या है, तो आप इसको ये नहीं कहोगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भैया सारे 26 आते हैं, ठीक है। और जो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कई बार अल्फ़ाबेट्स, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो 26 लेटर्स हैं उनका सेट ही अल्फ़ाबेट कहलाता है, ठीक है। अकेला अल्फ़ाबेट नहीं होता, अकेला होता है लेटर। क्या होता है? लेटर। क्लियर? अब इनको अगर देखें, लेटर्स को, इनको कैटेगराइज करें तो 5 हमारे पास क्या होते हैं? वावल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और जो रिमेनिंग 21 बच गए वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। अगर हिंदी की बात करें तो इनको स्वर बोलते हैं। ये इंग्लिश के स्वर हैं और ये इंग्लिश के व्यंजन हैं। क्या है? व्यंजन है, ठीक है। याद रखनी है ये बातें। ये कहाँ काम आएगी? जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसमें इनका यूज़ होगा और मैं आपसे पूछूंगा भी, ठीक है। क्या आपको याद है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड क्या है? वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, पढ़ा ही होगा हमने, विद द मीनिंग, ठीक है। अब आई भी तो वर्ड ही है एक, ज़रूरी नहीं है ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, अकेला लेटर भी हो सकता है, ठीक है। मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल अरेंजमेंट, ठीक है। अब मैं ये कर दूं LYF, क्या मीनिंग है इसका? कोई मीनिंग नहीं। अगर मैं ये कहूँ FLY तो ये मीनिंगफुल अरेंजमेंट बन गई। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा समय इस पर देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिसका कोई मीनिंग बने, लेटर्स को इस प्रकार से अरेंज करिए जिसका कोई अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है, ठीक है। वर्ड से ऊपर कौन सी यूनिट आती है? अब फ्रेज। वर्ड से ऊपर कौन सी यूनिट आती है? फ्रेज। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और मेरे हिसाब से ये फ्रेजेस के बारे में 90% लोग नहीं जानते। जानते हैं तो इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है उनके पास, ठीक है। फ्रेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम कई बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं या एरर करेक्शन की बात करते हैं, तो जिसको इनकी नॉलेज नहीं है वो मार खाता ही खाता है। देखिए फ्रेज क्या है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विद सम मीनिंग, जिसका कुछ अर्थ होता है बट इनकम्प्लीट, परंतु पूर्ण अर्थ नहीं होता है, ठीक है। परंतु इनकम्प्लीट रहता है वो मीनिंग। जैसे द अरेबियन नाइट्स, इसका कुछ तो मीनिंग है परंतु आपको नहीं पता ये क्या है, या ये क्या करना चाहती है, या क्या करेगी, या कोई इस पे कुछ करेगा, हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ ये 3 वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसका कोई अर्थ है, परंतु पूरा अर्थ क्या है हमें नहीं पता। अब जिनको पता है कि दिस इज़ अ बुक्स नेम, ठीक है, वो तो समझ लेंगे, पर है तो ये फ्रेज ही, क्योंकि मैंने तो मेंशन नहीं किया ना आगे, यहाँ पे ना कोई वर्ब लगाया इसके बाद ना कुछ लगाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फ्रेज बन गया। ऐसे ही द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, ये स्टूडेंट हैं स्कूल के, पता चल गया हमें, परंतु ये स्टूडेंट क्या कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इन्होंने क्या किया हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये भी एक फ्रेज हो गया। जैसे इन द रूम, कमरे में क्या हो रहा है भाई, किसी को नहीं पता, ठीक है, ये भी एक फ्रेज हो गया। अराउंड द वर्ल्ड, संसार के चारों तरफ। अब जो स्पीकर वो क्या कहना चाहता है, अराउंड द वर्ल्ड तो बोल दिया, परंतु वो क्या कहना चाहता है, इससे आगे क्या कहेगा, उस चीज़ से हम अनभिज्ञ हैं, ठीक है। तो फ्रेज का मीनिंग समझ में आ गया हुआ मेरे हिसाब से। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कुछ मीनिंग होता है परंतु कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। अब बढ़ते आगे, अब पढ़ते हैं टाइप्स के फ्रेज के कितने प्रकार हैं। लगभग 10 प्रकार हो जाते हैं और अलग अलग हैं। याद रखने वाली बातें हैं ये। मेरे हिसाब से ये जो फ्रेजेस हैं आपके 4th ग्रेड में आ जाते हैं, परंतु याद कोई नहीं रखता, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं नाउन फ्रेज। अब नाउन वर्ड आ गया तो इसका मतलब इस फ्रेज में एक नाउन तो 100% चाहिए हमें, या नहीं चाहिए। अगर नाउन नहीं होगी तो नाउन फ्रेज नहीं बनेगा। ए नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ए नाउन, जिसमें कम से कम एक नाउन हो और ऑल इट्स मॉडिफायर, इसके साथ फिर कुछ लगा लो। अब नाउन के मॉडिफायर क्या होते हैं?
एडजेक्टिव्स, जितने इसके साथ एडजेक्टिव्स लगे हैं वो सारे, और वो नाउन मिला के क्या बनाया गया है, नाउन फ्रेज। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए। अब ये क्या है, डिटरमिनर है, आप इसको आर्टिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। वैसे डिटरमिनर होते हैं ये, आगे पढ़ेंगे हम डिटरमिनर क्या चीज़ हैं, अभी आर्टिकल के नाम से याद रखिए। बेविल्डर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, घबराया हुआ। टूरिस्ट नाउन है, टूरिस्ट नाउन होगी। नाउन की विशेषता, ये दो शब्द बता रहे हैं, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, ये क्या बन गया है कि नाउन फ्रेज बन गया। क्या बन गया, नाउन फ्रेज बन गया, ठीक है, नाउन फ्रेज बन गया। अगला एग्जांपल देखिए, द लॉस्ट पपी, ये यहाँ से यहाँ तक सेम है, नाउन, एडजेक्टिव और डिटरमिनर या आर्टिकल, जो भी बोलते हो आप लोग, ठीक है। मैं तो डिटरमिनर ही बोलता हूँ। आर्टिकल्स तब होते हैं जब ये हम इनको ऐसे अलग अलग ए एन और द, जब ये रूल पढ़ते हैं तब हम इनको आर्टिकल्स बोलते हैं। अदरवाइज़ अगर सेंटेंस की बात करें तो हम इनको डिटरमिनर्स बोल लेंगे। ये एक तरह से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। आर्टिकल्स को हम पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बोलते, डिटरमिनर्स को बोलते हैं, ये पार्ट ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे इनको। वाज, ये वर्ब हो गया आपकी, यहाँ देखो, ए वेट एंड स्टिंकी डॉग, ठीक है। अब इंग्लिश ग्रामर की एक खास बात है, खास बात क्या है कि ये फ्रेज जो है ना, फ्रेज, ये इंटरमिक्स होते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बाद में बताऊंगा तब ये कहोगे सर पहले बता देते तो ठीक था। इंटरमिक्स का मतलब क्या है कि एक फ्रेज के अंदर दो फ्रेज भी हो सकते हैं, तीन। मान लो कोई नाउन फ्रेज है, उस नाउन फ्रेज के अंदर प्रेपोजिशनल फ्रेज भी मिल जाएगा आपको एडजेक्टिव फ्रेज भी मिल जाएगा, आपको एडवर्ब फ्रेज भी मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किन किन वर्ड्स को आप लेकर एक फ्रेज बना रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक नाउन फ्रेज बन गया, क्योंकि ये तो हमारी रही नाउन, ठीक है। और ये जो हैं यहाँ से और यहाँ तक, स्टिंकी तक, ये आपका डिटरमिनर हो गया। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये आपकी कंजक्शन आ गई, ये फिर एडजेक्टिव आ गया। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो ये नाउन फ्रेज बन गया। परंतु अगर मैं यहीं पे बंद कर दूँ और पूछोगे ये कौन सा फ्रेज है, तो इसमें नाउन हट गई, क्या बच गया, एडजेक्टिव बच गए मेन। अब ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। तो ये बात बड़ी ध्यान रखनी है कि एक फ्रेज के अंदर दूसरा फ्रेज होना चाहिए, ठीक है। जो साथी एचटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए, या जो एसएससी के एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए, तो ये जो कंसेप्ट है बड़ा इम्पोर्टेंट है। खासकर टीचिंग जॉब के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे इस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है। मैंने एग्ज़ाम सिट किया था तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे उसमें, ठीक है। 2-3 जरूर डालता वो, आपसे पूछ लेगा टाइप ऑफ क्लॉज बताइए या टाइप ऑफ फ्रेज बताइए, मतलब एक फंक्शनल बेस के ऊपर आपसे क्वेश्चन करता है। सेंटेंस दे के सेंटेंस में पूछेगा आपसे ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आपको याद रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, आगे बढ़ें। मतलब इंटरमिक्स है, एक फ्रेज के अंदर दूसरा फ्रेज, फिर उस दूसरे फ्रेज के अंदर तीसरा भी मिल सकता है। आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप जितना उसको ब्रेक डाउन करते जाओगे वो फ्रेज अलग अलग नहीं करते जाएंगे, सबको मिलाओगे तो एक पूरा फ्रेज भी बन जाएगा। क्लियर है। फ्रेज का मतलब है उसमें वर्ब नहीं मिलेगी आपको, वर्ब नहीं होती भाई, ठीक है। वर्ब एब्सेंट होती है फ्रेज में, बाकी मिल जाएंगे आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा, नाउन मिल जाएगा, प्रोनाउन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोनाउन जो है वो भी करता तो काम नाउन का ही है, तो नाउन फ्रेज की कैटेगरी में ही काउंट होगा। प्रोनाउन फ्रेज होता नहीं, उसको नाउन फ्रेज की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। परंतु आपको वर्ब नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। अगर सेंटेंस में वर्ब आ गई, सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब आ गई तो वो फ्रेज नहीं होगा, वो सेंटेंस बन जाएगा या क्लॉज बन जाएगी, फ्रेज नहीं होगा, ये याद रखना। द फ्लू, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द फ्लू क्लिनिक। अब मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये पूरा क्या बन गया, नाउन फ्रेज बन गया, क्योंकि क्लिनिक नाउन है, ये इसके मॉडिफायर हो गए।
परंतु मैं अगर यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ही बात करूँ तो एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। मतलब एक फ्रेज के अंदर दूसरे फ्रेज इंटरमिक्स होते हैं, इंटरमिंगलिंग होते हैं। मैनी केसेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, मैनी केसेस ऑफ इन्फेक्शियस, ये क्या है, आपकी नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये बाकी चीज़ें इसके साथ एसोसिएट हैं, तो ये भी क्या बन गया, नाउन फ्रेज बन गया। आ गया समझ में मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं, दूसरी टाइप देखते हैं, वर्ब फ्रेज क्या होता है। वर्ब फ्रेज क्या है? वर्ब फ्रेज कंसिस्ट का मतलब इसमें शामिल होता है ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब होगी कम से कम, मेन वर्ब जिसको बोलते हैं। क्या होता है, ये नहीं हेल्पिंग वर्ब लगा दी और काम चल गया। इज एम आर आ सकते हैं क्योंकि बी की फॉर्म होती है, ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं और फंक्शन का भी करते हैं, ठीक है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी। मतलब एक्सिलरी नहीं आनी चाहिए, जैसे शैल विल नहीं आने चाहिए या मोडल नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर ये आ गए तो फिर वो अकेला वर्ड वर्ब नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये आएंगे भी नहीं अकेले, आपको पता है इंग्लिश में, इनके बाद मेन वर्ब चाहिए। एंड ऑल इट्स मॉडिफायर्स, मॉडिफायर का मतलब कोई मेन वर्ब है, मेन वर्ब होगी, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी या उसके साथ कई बार आईएनजी लगा दिया जाता है, ठीक है, वो सब क्या हैं, मॉडिफायर्स कहलाएंगे इसके, तो वो क्या होगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे वाज वेटिंग जो है ये मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। और एग्जांपल देख लीजिए, वाज अपसेट है, ये मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये भी वर्ब फ्रेज, ये एक तरह से डिड नॉट बॉयल, ठीक है, ये हेल्पिंग, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, क्लियर हो गया। यहाँ पे मत करना टू स्टॉप, ये अलग चीज़ है, ठीक है, ये भी मैं आगे पढ़ाऊँगा इसी वीडियो में कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए, हैव बीन स्लीपिंग ना, वर्ब फ्रेज बन गया ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यू माइट एंजॉय, ये देखो मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, तो ये सब क्या है, नाउन फ्रेज है। नाउन और इसके जो एसोसिएट्स होते हैं, मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है, वो नाउन फ्रेज बनाते हैं। कई बार इसके अंदर ऑलरेडी वर्ड आ जाता है, तो ये ऑलरेडी क्या होती है, एडवर्ब होती है। एडवर्ब किसकी मॉडिफायर होती है, वर्ब की तो होती है, एडजेक्टिव की भी होती है, ठीक है। तो एडवर्ब भी आ गई तो भी वो किसका पार्ट बन जाएगी, नाउन फ्रेज का पार्ट बन जाएगी, क्लियर है। वाज ईगर, ही वाज, अगर बीच में सो ईगर लगा दिया तो आगे कुछ और भी लगाना पड़ेगा, दैट या एज लगाना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक फौरी तौर पर, एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, तो भी ये क्या बन जाएगा, वर्ब फ्रेज बन जाएगा, क्योंकि सो भी तो एडवर्ब भी है, कंजक्शन भी होती है। समझ गया मैं आप जो कहना चाहते हो, परंतु यहाँ पे सिर्फ एक कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंजक्शन का काम कब करती है और एडवर्ब का काम करती है, ये जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव फ्रेज तो मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर ही दिया है साथ साथ में। एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह है, दैट डिस्क्राइब। अब देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बात कर रहे हैं हम एडजेक्टिव की, यहाँ पे फिर मैंने प्लूरल वर्ब लगा दी। क्यों लगा दी मैंने, क्योंकि इससे पहले एक रिलेटिव प्रोनाउन आया है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंगली आती है। तो वर्ड्स प्लूरल है तो यहाँ पे हमने प्लूरल का प्रयोग किया है, ठीक है, ये बाद में समझेंगे। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस, ठीक है। देखो अकेला तो एडजेक्टिव हो गया, अगर दो या दो से अधिक एडजेक्टिव मिल रहे हैं तो फ्रेज हो गया। भाई एक तो वर्ड होता है, अगर दो वर्ड मिल गए तो वो फ्रेज बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे नॉट टू टेरिबल, नॉट एडवर्ब होगी, टू एडवर्ब होगी, टेरिबल क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। परंतु अगर इससे आगे मैं कोई नाउन लगा दूँ, सपोज करो यहाँ पे मैंने कोई नाउन लगा दी, इस सेंटेंस में तो नहीं ले सकती पर फॉर एग्जाम्पल ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज बन जाएगा। नाउन हटते ही ये क्या रह गया, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। बात वही है, ठीक है, आगे पीछे नीम के नीचे, ठीक है। ए पर्सन स्मार्टर देन मी, अब ये जो वर्ड है, ये पूरे ये तीन वर्ड ये किसके बारे में बता रहे हैं, पर्सन के बारे में। आप ये कहोगे कि सर ये तो कंजक्शन है, ये प्रोनाउन है, पर ये काम तो भैया एडजेक्टिव का ही कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। क्या है ये, एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि कोई चीज़ जो है
अकेली उसकी डेफिनेशन क्या कहती है और सेंटेंस में उसका फंक्शन होने के बाद वो क्या बनता है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। कोई वर्ड आपको दिखता होगा नाउन, सेंटेंस में वो एडवर्ब बन जाता है। कोई होता है एडवर्ब, वो सेंटेंस में नाउन बन सकता है? नहीं बनेगा भैया, एडवर्ब तो एडवर्ब ही रहेगी। आगे बात समझ में? बाद में समझेंगे, पहले फ्रेज समझ लीजिए। द फाइनल एग्जाम्स वर अनबिलीवेबली डिफिकल्ट। ये फिर देखो यहाँ पे ये आ गई एडवर्ब, ये आपका क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर? दिस पाई इज़ वेरी डिलीशियस। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा टाइम ना करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज का मतलब क्या है? अब किसी फ्रेज में से हम क्या करते हैं, किसी फ्रेज में एडजेक्टिव हैं, नाउन हैं, उससे पहले एडवर्ब है। अगर आपका कोई फ्रेज ऐसे बना हुआ है, ठीक है, जैसे वेरी स्मार्टली ड्रेस्ड बॉय, वेरी स्मार्टली ड्रेस्ड बॉय। अब इस सेंटेंस को अगर ये सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं, माय मिस्टेक। अगर इस फ्रेज की बात करें तो यहाँ बॉय आ गया और इसके सारे मॉडिफायर मिला के नाउन फ्रेज बनाएंगे। बिल्कुल क्लियर है, ये तो बात आप समझते हो कि नाउन फ्रेज बनाएंगे। ये नाउन फ्रेज बन गया। अब मैंने इससे बॉय को डिलीट कर दिया तो यहाँ तक ये क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बच गया। अब कहोगे तो वर्ब है, अरे वर्ब है भैया, परंतु यहाँ पे एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है, ये पार्टिसिपल के फंक्शन में है, समझाऊंगा आगे। तो ये एडजेक्टिव बच गया, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये बन गया एडजेक्टिव फ्रेज। आ रहा ना समझ में? एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया तो ये दोनों एडवर्ब बच गई, वेरी और स्मार्टली, ये एडवर्ब फ्रेज बन गया। समझ में आ गया? मेरे हिसाब से तो आना तो चाहिए भाई, और तो इसमें क्या करें हम, हैं? नहीं आ गया हुआ समझ में मेरे हिसाब से? हाँ, खास बात क्या है, एडवर्बियल फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट रिफाइन भाई मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। जो एडवर्ब की डेफिनेशन है वही इसकी डेफिनेशन है, बस इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हर एक चीज़ की डेफिनेशन वही है, सिर्फ आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐड करना है। ठीक है, सिमिलर टू एडवर्ब, जिस प्रकार एडवर्ब होती हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस मॉडिफाई अदर वर्ड्स बाय एक्सप्लेनिंग व्हाई। देखो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये पता करना है ना कि कोई वर्ड एडवर्ब तो नहीं है, तो आप उससे क्वेश्चन पूछो वर्ब से। कौन सा क्वेश्चन? व्हाई, हाउ, वेयर और व्हेन एन एक्शन अकर्ड। जब आप वर्ब से ये क्वेश्चन करोगे और उसका जो आंसर आएगा वो एडवर्ब होती है भैया, याद रखना। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन पूछने हैं, व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई, तो ऑटोमेटिकली आपको एडवर्ब मिल जाएगी सेंटेंस में जो इसका आंसर आएगा। यहाँ पे देख लो, ही ड्रो। अब मैं यहाँ पे ड्रो से पूछूं हाउ, आंसर क्या आया? एज केयरफुली एज पॉसिबल। उसने कैसे ड्राइव की? बहुत ही सावधानी जितनी हो सकती थी। तो ये सब क्या बना दिया? एडवर्ब बना दिया। और पॉसिबल भी तो एडवर्ब ही है, संभव। ठीक है, केयरफुली भी एडवर्ब है, तो ये सब क्या बन गया? एडवर्ब फ्रेज बन गया। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना भैया, ये आगे बहुत काम आने वाली है आपको, बहुत ज़्यादा। जब हम एक्टिव पैसिव करेंगे, मतलब वॉइस चेंज करना सीखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, याद रखना, जब हम क्लाउज पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, व्हेन द शो एंड्स वी आर गेटिंग डिनर, मतलब हमें डिनर कब मिलेगा? आंसर क्या आया? व्हेन द शो एंड्स। तो ये सारा क्या होगा? एडवर्ब फ्रेज होगा, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? इसको मॉडिफाई कर रहा है, गेटिंग को, पूरा का पूरा, पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर हो गया? आगे बात समझ में? गुड। रिमेंबर, ध्यान देने वाली बात, एन एडवर्ब फ्रेज डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट और वर्ब ऑफ द सेंटेंस। एडवर्ब फ्रेज में जिस सेंटेंस में वो यूज हुआ है
जो एडवर्ब के ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उसके अंदर ना तो सेंटेंस का सब्जेक्ट आ सकता है, ना ही सेंटेंस की वर्ब आ सकती है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगर ये आगे तो या तो नाउन फ्रेज बन जाएगा या वर्ब फ्रेज बन जाएगा, आपका एडवर्ब फ्रेज बिल्कुल नहीं रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, प्रेपोजिशनल। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है? बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन एंड कैन एक्ट एज ए नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। अब देखिए ध्यान से कैसे कि नाउन का फंक्शन कैसे करता है, एडजेक्टिव का कैसे करता है और एडवर्ब का कैसे फंक्शन करता है सेंटेंस में। अब मैं क्वेश्चन करूँ, द बुक वाज वेयर। बुक कहाँ थी? आंसर क्या आया? ऑन द टेबल। वैसे तो ये एडवर्ब बन गई, पर इसके अंदर कोई एडवर्ब नहीं है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट किया है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फंक्शन किसका कर रहा है? ये एडवर्ब का। तो ये यहाँ से यहाँ तक है कि एडवर्ब है। आ गया होगा समझ में? है ऑन प्रेपोजिशन है, ऑन एडवर्ब नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में? ये सब प्रेपोजिशन। देखो वी कैम्प्ड, फिर वही वेयर करो, वेयर से क्वेश्चन करो, आपको एडवर्ब मिलेगी, ठीक है। ही न्यू इट वाज ओवर द विंडो, फिर वही वेयर आ गया, ठीक है। परंतु ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। शी वाज लॉस्ट इन द डार्क ऑफ नाइट। अब नाइट क्या है? नाउन होगी, हैं? नाउन होगी तो नाउन फ्रेज भी हो गया, हैं? हो गया नहीं हो गया? हाँ भाई। परंतु नाउन फ्रेज क्या है प्यारे बच्चों? बच्चे तो नहीं कह सकता मैं, डियर व्यूअर्स। अगर ये नाउन फ्रेज होता तो ये किस फंक्शन में काम करता? ऑब्जेक्ट के फंक्शन में काम करता, ठीक है। तो ये किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो नाउन ही हो सकती है। परंतु यहाँ पे वेयर का आंसर आया तो ये यहाँ से यहाँ तक एडवर्ब बन गई, और एडवर्ब जो है किसी सेंटेंस का क्या नहीं हो सकता? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं इन शब्दों को छुपा दूँ यहाँ से यहाँ तक और इसको सेंटेंस ना मान के केवल इन वर्ड्स को कंसीडर करूँ तो ये नाउन फ्रेज है। इन द डार्क ऑफ द नाइट, नाइट को काटते ही क्या बन जाएगा? इन द डार्क ऑफ बनेगा ही नहीं फ्रेज, क्योंकि कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। हाँ, ऑफ और नाइट को लूँगा तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा, इन द डार्क को लूँगा तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा, इन द डार्क अकेले को लूँगा तो डार्क क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, अंधेरा मतलब चमकीला न होना, तो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। तो फ्रेज के अंदर फ्रेज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक फ्रेज में दूसरा फ्रेज, ठीक है, उसके अंदर फिर एक फ्रेज, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे क्लोज में क्लोज होती है, एक हायरार्की होती है, ठीक है। हायरार्की का मतलब क्या है? एक फ्रेज हो गया, इस फ्रेज के अंदर फिर दो फ्रेज आ जाएंगे, ठीक है। इन दो फ्रेजेज में फिर एक एक फ्रेज आ जाएगा, मतलब एक हायरार्की होती है। एक फ्रेज में कितने भी फ्रेज हो सकते हैं, डजंट मैटर, अच्छा लंबा हो तो, ठीक है। आगे देखिए, ये भी वही अगेंस्ट। अब ही वॉन, ये किसका आंसर आया? हाउ का, ठीक है। ही वॉन द चैलेंज अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसने चैलेंज को जीत लिया। हाउ का भी वही एडवर्ब आ गई, परंतु अगेंस्ट क्या है? प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो ये सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं। वीडियो भैया लंबा जा रहा है, थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी मुझे। जिरंड फ्रेज, ए जिरंड फ्रेज इज सिंपली ए नाउन फ्रेज दैट स्टार्ट्स विद ए जिरंड। नाउन फ्रेज ही होता है, क्योंकि जिरंड सब्जेक्ट नाउन होती है। जिरंड का आपको शायद नहीं पता, वो एडवांस ग्रामर में पढ़ेंगे हम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing जब नाउन का काम करती है तो वो क्या बनती है? उसको हम जिरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? जिरंड बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए, टेकिंग माई डॉग फॉर अ वॉक, ठीक है। अब ये जिरंड से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लाई ing से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ तक कहते हैं पूरा नाउन फ्रेज हो गया एक, परंतु जिरंड की वजह, जिरंड से स्टार्ट हो रहा था, जिरंड फ्रेज हो गया, ठीक है। अब माई डॉग की बात करें तो ये एक और अपने आप में एक नाउन फ्रेज है। फॉर ए वॉक की बात करें तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। ए वॉक की बात करें तो नाउन फ्रेज हो गया। इस सारे की बात करें तो जिरंड फ्रेज हो गया, ठीक है। या इसको पूरे का नाउन फ्रेज भी बोल सकते हैं हम। मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये भी वही है, वॉकिंग इन द रेन, ठीक है। स्ट्रोलिंग अलोंग ए बीच एट सनसेट। अब इसकी बात करें, एट सनसेट है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, ठीक है। स्ट्रोलिंग अलोंग ए बीच,
प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। स्ट्रोलिंग अलोंग ए बीच एट सनसेट पूरा नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है। और चूंकि ये जिरंड से स्टार्ट हो रहा है, जिरंड फ्रेज हो गया। मेरे हिसाब से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ये भी वही बात है, ठीक है, ये भी वही बात है। इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा मेरे हिसाब से, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये नॉन फाइनाइट्स में होते हैं, जिरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, ठीक है। ये एडवांस ग्रामर के पार्ट हैं, पहले आप बेसिक सीख लीजिए, फिर हम इनको सीखने की कोशिश करेंगे। ये भी तो नाउन ही होती है, नाउन का ही काम करती हैं। जब हमारा कोई फ्रेज या ये सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होता है तो उसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज होते हैं। ये भी नाउन का ही काम करता है, नाउन फ्रेज की तरह ही होता है। जैसे जिरंड फ्रेज वैसे इन्फिनेटिव फ्रेज, टू मेक लेमोनेड, तो ये हमारा क्या आ गया, इन्फिनेटिव आ गया। तो यहाँ तक ये फ्रेज क्या हो गया, इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। टू स्टार्ट विद लेमन्स, ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट विद लेमन्स, तो मैं नींबू के साथ शुरू करना पड़ेगा। अगर विद लेमन्स की बात करूँ तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। मेरे हिसाब से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आई ट्राई टू सी द स्टेज, ये टू सी से स्टार्ट हो रहा है, ये इन्फिनेटिव है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, द स्टेज आगे नाउन लगी है, तो सिंपल सी बात इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। है ये वैसे नाउन फ्रेज भी, क्लियर। हाँ, कहीं इसको ये मत मान लेना मेरे भाई, ये गलती मत करना दोस्तों, जो टू सी है कहीं इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल दो ना भैया ना। प्रेपोजिशनल फ्रेज होने के लिए टू और जो इसके साथ मतलब प्रेपोजिशन और जो नाउन लगती है वो दोनों अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे तो ये एक यूनिट की तरह काम करता है, हम इनको अलग नहीं कर सकते, इसका अपना एक यूनिक मीनिंग है। ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ये गलती मत कर देना भाई। यहाँ पे जैसे टू में गए इसको बोल दो प्रेपोजिशनल फ्रेज, ना भैया ना, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। ये भी वही है, टू मेक ए स्टेटमेंट। देख लेना आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके या पॉज करके, एग्जाम्पल आसानी से देख लेना। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपोजिटिव। केस ऑफ अपोजिशन का मतलब होता है एक नाउन है हमारे पास, उस नाउन के साथ जो शब्द जुड़े हुए होते हैं उस नाउन के बारे में बताते हैं, ठीक है, नाउन का संबंध दिखाते हैं, उसको केस ऑफ अपोजिटिव केस बोलते हैं। अपोजिटिव केस ऑफ केस इन अपोजिशन बोल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है भाई, माई फेवरेट पास टाइम सरप्राइजेज सम पीपल। अब ये क्या चीज़ है, ये नीडल पॉइंट, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना। लोगों को इसका फेवरेट पास टाइम सरप्राइज नहीं करता, नीडल पॉइंट सरप्राइज करता है। यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस, नीडल पॉइंट सरप्राइजेज सम पीपल, ठीक है, कि मेरा जो फेवरेट पास टाइम है। अब ये चीज़ जो है किसके बारे में कही गई है भैया, इसके बारे में कही गई है ना, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से एडजंक्ट भी बोल देते हैं। इसको तो मैं एडजंक्ट नहीं बोलूँगा, क्योंकि एडजंक्ट जो है ये एक तरह के होते तो यही है, मॉडिफायर ही, ठीक है, परंतु ये जनरली प्रेपोजिशन से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, प्रेपोजिशन से। कैसे, जैसे वही सेंटेंस लेता है, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल या क्लास, जो भी कहो। अब ये जो है ना, ये तो हमारा सब्जेक्ट बन गया, इसके बारे में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको एट्रीब्यूटिव या एडजंक्ट क्या होते हैं, ठीक है। अभी पहले आप फ्रेजेज समझिए, ठीक है। ये एडजंक्ट हो गया हमारा, समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, केस इन अपोजिशन बन गया, ठीक है, क्योंकि ये इसके बारे में बता रहे हैं और ये इसका हिस्सा नहीं है। क्लियर हो गया। अगला देख लिए, हर हॉर्स, उसका घोड़ा, एन अरेबियन, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं इसको इससे निकाल दूं तो इस सेंटेंस के मीनिंग पे कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, केस इन अपोजिशन, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ही तो हैं, ठीक है। माई वाइफ द लव ऑफ माई लाइफ, ये तो होता ही है भाई, सबकी वाइफ उनकी लाइफ का लव होता है, पर किसी किसी का जी का जंजाल भी बन जाता है, ठीक है। तो ये वही केस इन अपोजिशन है, क्योंकि ये सब चीज़ें इसी के बारे में तो हैं और ये दोनों एक ही पर्सन तो हैं, ठीक है।
द लव ऑफ लाइफ भी वही बात है और माई वाइफ भी वही बात है। सही बात है ये चीता के बारे में देख लो, आप देख लेना एग्जाम्पल। अगला देखते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। अब पार्टिसिपल क्या होते हैं भाई, देखो पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है ING, और पास्ट V2 V3 को मत मानना, वो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे एडवांस ग्रामर में, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, वास्ट विद माई क्लॉथ्स, ठीक है। माई सेल फोन हैज़ नो लॉन्गर वर्कड, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। क्लियर हो गया है। तो ये क्या, वास्ट विद माई क्लॉथ्स, यहाँ से यहाँ तक बनाओगे नाउन फ्रेज भी बन जाएगा, प्रेपोजिशन फ्रेज भी बन जाएगा, ठीक है। तो एक फ्रेज के अंदर दूसरा फ्रेज, जब कोई फ्रेज पार्टिसिपल से स्टार्ट होता है उसको पार्टिसिपल फ्रेज बोल देते हैं। क्लियर है भाई, मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए था तुम लोगों को, ठीक है। पार्टिसिपल फ्रेज की खास बात ये है, इसमें वर्ब नहीं मिलेगी आपको, बाकी पार्ट ऑफ स्पीच मिल जाएंगे, वर्ब नहीं मिलेगी। इसमें है कोई वर्ब? आप बोलोगे सर वास्ट वो भी तो है, अरे नहीं, ये एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है भैया, ठीक है, धुला हुआ, ठीक है, यहाँ पे वर्ब नहीं है। अगला देखो नोइंग, अब ING आ गया, नोइंग वाट आई नो नाउ आई विश आई हैड नेवर कम, ये भी पार्टिसिपल है, इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो जहाँ तक कॉमा आए तब तक पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको, कर लोगे, ठीक है। जेरंड फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज और इन्फिनेटिव फ्रेज एक जैसे ही हैं, बस ये फ्रेज को स्टार्ट करेंगे तो उस फ्रेज का नाम उसी से हो जाएगा, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट फ्रेज, ठीक है। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या है भाई, मुझे भी समझ में नहीं आया, समझ लेते हैं, चलो ऐसी कोई चीज़ है जो समझ में ना आए। एब्सोल्यूट का मतलब अपने आप में पूर्ण होता है परंतु थोड़ी कमी रहती है। ये एक सेंटेंस बन जाता है पूरा, ये फ्रेज पूरा सेंटेंस हो जाता है, परंतु इसमें एक चीज़ नहीं होती, क्या नहीं होती, एक्शन वर्ब नहीं होती। सो इट कांट स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस, इसलिए यह एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहा जा सकता, इसलिए फ्रेज ही रह जाता है। इट मॉडिफाइज द होल सेंटेंस नॉट जस्ट ए नाउन, यह पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, ठीक है, पूरा सेंटेंस इसके उसमें होता है। देखिए कैसे, यहाँ से देखिए, हिज टेल, ये टेल जो है सब्जेक्ट बन गया, अगर मैं यहाँ पे वाज लगा दूँ तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा यहाँ तक, परंतु किसी ने क्या किया, वाज हटा दिया, तो ये क्या बन गया, फ्रेज बन गया, ठीक है। हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स द डॉग वॉकड आउट ऑफ द डोर, ये पूरा का ये जो है ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करना, सिर्फ डॉग को, ठीक है। ऐसे ही पिकनिक बास्केट वाज इन, अब यहाँ पे भी वाज लगाओ तो पूरा सेंटेंस बन गया, तो किसी ने वॉक आउट कर दी। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से एब्सोल्यूट फ्रेज भी आपको, ठीक है, इसको भी देख लेना, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं, और अब हमने जब चूँकि कोर्स स्टार्ट कर दिया है तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद इट। आई डोंट नो वेदर यू विल कंटिन्यू, बट आई विल कीप माई प्रॉमिस टू कंटिन्यूसली supply you with my videos. I will try to make them better. If any discrepancy or carelessness is seen or observed by you, please let me know through comments. If you like the video, if you think that it was educational, it was helpful, please subscribe, share and press the bell icon. Okay, just a little encouragement. Thank you very much.